क्लास 12 में फिजिक्स धीरे धीरे अब आपका चैप्टर आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर प्रारंभ हो चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है यह बताता है कि अब क्लासिकल फिजिक्स से आगे बढ़कर मॉडर्न फिजिक्स की ओर बढ़ते जाते हैं। 12th क्लास जब स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो वहां से आप जो जो चैप्टर पढ़ लिए हैं सब था क्लासिकल फिजिक्स, यानी चिरसम्मत भौतिकी। अब अभी भी वही है, क्लासिकल फिजिक्स ही है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स अपने अंतिम स्थिति पर पहुंचते जा रहा है और मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होने जा रही है। 1830 के बाद फिर कुछ प्रयोग 1855 में हुए, कुछ प्रयोग 1863 में हुए, कुछ प्रयोग 1875 में हुए, और जितने सारे प्रयोग इस संदर्भ में हुए तो वे सब क्लासिकल फिजिक्स का एंड टर्म है, अवसान है, अंत है। और क्लासिकल फिजिक्स जब अंत होता है तब मॉडर्न फिजिक्स 1905 से शुरू हो जाता है, 1905 से, और वहां से अल्बर्ट आइंस्टीन फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं। इसमें इस चैप्टर की बहुत बड़ी भूमिका है मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत करने में, मॉडर्न फिजिक्स को जन्म देने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हम लोग जो मॉडर्न एज में रहते आ रहे हैं, इसमें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो बढ़ते जा रही है आगे की ओर, हमारे पास विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के द्वारा, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड, एलईडी आदि जो भी आ रहे हैं, सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही मूलभूत स्टेप में, मौलिक स्टेप में, प्रथम चरण में, फर्स्ट स्टेप में इसी का यूज होता है। यदि ये चैप्टर हट जाता, इसकी खोज नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज नहीं होती, तो मॉडर्न फिजिक्स का जन्म ही नहीं हो पाता। इसलिए ही तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जब कहा गया कि फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं, माइकल फेराडे को जानिए। माइकल फेराडे ने जो इंडक्शन के बारे में बताया है, यदि वो नहीं बताए होते तो मॉडर्न फिजिक्स शुरू नहीं होता। यानी खुद उन्होंने कहा कि मॉडर्न फिजिक्स के जन्मदाता माइकल फेराडे हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, और हम लोग कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय अपनी उदारता के आधार पर कहते हैं, और जो हकीकत है कि हम जो भी दे रहे हैं आपको माइकल फेराडे के द्वारा जो इंडक्शन से मिला, उसके आधार पर दिया जा रहा है। इसलिए रियल में मॉडर्न फिजिक्स के फाउंडर के रूप में जाना जाए तो माइकल फेराडे को जाना जा सकता है। इस चैप्टर में अभी आप हैं इंडक्शन, इंडक्शन में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। इसमें फेराडेज लॉ आएगा, ये चुंबकीय प्रेरण की जो क्रिया होती है उसके बारे में, क्रिया विधि, उसका मैकेनिज्म के बारे में पूरा डिटेल से जानना है। और तब कॉन्सेप्ट जो आगे बढ़ते चला जाएगा, उसमें भंवर धारा, ईडी करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अभी ट्रांसफार्मर यदि सोच के देखो, ट्रांसफार्मर नहीं होता तो कितनी दिक्कत होती। शाम से अभी तक लाइन नहीं है, लोग परेशान शुरू हो गए। तो उसमें यह है कि ट्रांसफार्मर में भी म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया होती है, जो इसी चैप्टर में पढ़ा जाएगा। यानी इंडक्शन सबसे मुख्य भूमिका निभाता है वर्तमान भौतिकी के विकास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम्फ्री डेवी का जो रॉयल इंस्टीट्यूट था, हम्फ्री डेवी का,
हम्फ्री डेवी के रॉयल इंस्टीट्यूशन में माइकल फेराडे काम करते थे। हम्फ्री डेवी 1825 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 1803 उस रॉयल इंस्टीट्यूट के वही मालिक हो गए, जबकि उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन, माइकल फेराडे ने फॉर्मल एजुकेशन क्लास 1 2 3 कोई उनको कहा है सर्टिफिकेट दिखाइए मैट्रिक पास आप हैं कि नहीं, तो वो उनके पास नहीं था। लेकिन इतने बड़े साइंटिस्ट हुए प्रयास के आधार पर। मनुष्य को अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए जज्बा होना चाहिए। वो था, हार होती थी लेकिन हार स्वीकारते नहीं थे, हार मानते नहीं थे, लगातार प्रयास करते रहे। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक कल्पना थी पहले। क्रिश्चियन ऑस्टेडो ने 1820 ईस्वी में जब यह जानकारी दी कि किसी भी कंडक्टर से जब कोई करंट फ्लो करता है तो वह कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी उस कंडक्टर में मैग्नेटिक बिहेवियर प्रारंभ हो जाता है करंट के द्वारा। इसका मतलब है कि करंट मैग्नेट बनाता है। उनके दिमाग में यह बार बार बात आते रही कि जब करंट से मैग्नेट बनता है तो जरूर मैग्नेट से भी करंट बनता होगा, इसे इस दिशा में हम खोज करें तो हमको सफलता मिलेगी। और मैग्नेट से करंट बनाने की दिशा में वो लगातार प्रयासरत रहे और 11-12 वर्षों तक लगातार वो प्रयास करते रहे, लेकिन अंत में उनको सफलता मिली जब वो फेंक दिए थे एक दिन थक के, हार के, इन्हें हार के नहीं झुंझला के, रोज रोज एक ही चीज हो रहा था। तो उनको लगा कि अब ये तरीका जो हमारा सिस्टम जो है प्रयोग करने का, इस तरीका को त्यागना है। खोजना तो हमको है नहीं, लेकिन ये जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं ना, शायद इस मेथड से हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उस मेथड को, उस निकाय को, सिस्टम को, जिसमें उन्होंने गैल्वेनोमीटर रखा था, एक कॉइल रखा था, एक मैग्नेट रखा था, और उसके आधार पर वे प्रयोग कर रहे थे, तब उसको फेंक दिया गया। और संजोग की बात थी कि जब लगातार लोग प्रयास करते रहते हैं तो ईश्वर भी आते हैं सफलता देने के लिए। तो वहां सफलता देने की बात थी, इंडक्शन देने की बात थी, और वो सफलता सिर्फ उनको ही नहीं मिली, इस संसार के लोगों को मिली। हम तमाम जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, इनको इंडक्शन हम लोगों को नहीं मिलता, इंडक्शन की क्रियाविधि की जानकारी नहीं मिलती, तो हम कितने पुराने जमाने में आज तक रहते हुए आते रहते, यानी हमारा इंप्रूवमेंट नहीं होता। हमारा डेवलपमेंट फास्टली जो हुआ वो इंडक्शन के कारण हुआ, क्योंकि हमारे सामने जितने भी अत्याधुनिक वस्तुएं मिल रही है, उसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करता है, करंट प्रोडक्शन की बहुत बड़ी भूमिका है। ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत आज के जमाने में यही है। हम लोग के यहाँ जो घरों में लाइन आ रहा है, चाहे वो पानी से उत्पन्न होने वाला हो या कोयला से उत्पन्न होने वाला हो, थर्मो इलेक्ट्रिक हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, या फिर जो भी इलेक्ट्रिक हो, यूरेनियम से भी इलेक्ट्रिक निकाला जा रहा है, तो उसमें भी डायनमो के बिना कोई काम नहीं हो, सब में डायनमो लगा हुआ, और डायनमो में इंडक्शन की क्रिया हो रही है, उसी के आधार पर करंट का निर्माण हो रहा है। मोटर के बिना सारा काम अधूरा है, इसलिए मोटर बहुत जरूरी हो गया। इंडक्शन की जो क्रियाएं हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें, और इस चैप्टर में तुम लोग इंटरेस्टेड तरीके से इसको पढ़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, समझना बहुत जरूरी है। और ये थ्योरी है, थोड़ा ही न्यूमेरिकल है, यानी इसमें जो मैथमेटिकल टर्मोलॉजी है वो पिछले चैप्टर की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ही। लेकिन ज्यादा जो है वो कंसेप्ट बेस्ड थ्योरी है। कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ गया तो तुमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सारा प्रश्न तुम ऑटोमेटिक सॉल्व करते जाओगे। इसलिए कंसेप्चुअल इसको समझना जरूरी है। तो माइकल फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय और फिर प्रेरण, ये तीन वर्ड्स है। इसमें माइकल फेराडे की सबसे बड़ी भूमिका है, हेनरी जोसेफ की भी भूमिका है। माइकल फेराडे, इसमें क्या बताया गया? माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या बताया कि जब फ्लक्स बदलेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, तो इसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे और विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा को उत्पन्न करेगा।
विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना से पहले क्या होता है? फ्लक्स चेंज होता है। और फ्लक्स जैसे ही चेंज होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ, किस रूप में उत्पन्न हुआ, ये लेंज बताते हैं। लेकिन माइकल फेराडे सिंपली यही बताते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को जिस रेट से हम चेंज करेंगे उस रेट से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस रेट से करंट उत्पन्न होगी, और वह जो करंट उत्पन्न होगी उसको इंड्यूस करंट के नाम से जाना जाता है, प्रेरित धारा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो जानना है कि चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, यही ना, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं तो असंख्य है। एक मैग्नेट रहेगा तो मैग्नेट से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, और वह चुंबकीय बल रेखाएं जो क्रॉस करती है उसमें जो लंबवत क्रॉस करती है उसी की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये परिभाषा पहले से पता है पिछले चैप्टर में, और यह भी पता है कि ये फाई के रूप में जाना जाता है जो बी ए cos थीटा के तुल्य होता है। ये है नॉर्मल चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है वो है थीटा। तो इसमें फाई का जो मान है वो चुंबकीय क्षेत्र और a cos थीटा, a cos थीटा दोनों के गुणनफल के तुल्य होता है। यह a cos थीटा किस प्रकार कहां से आता है? तो इसमें एक लंबवत घटक है। a cos थीटा जो है वो क्या है? लंबवत घटक है। यहां तुमको यह समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा से नॉर्मल की जो दूरी है वो कौन सी दूरी नजदीक है, यानी इससे यदि ये नजदीक है तो ये कॉस हो जाएगा, और यदि ये नजदीक है तो यही कॉस हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र से जो रेखा नजदीक होगी वो कॉस के रूप में जाना जाएगा। ऐसे तो तुम लोग जानते हो क्षैतिज घटक और एक उदर घटक। क्षैतिज घटक cos थीटा, उदर घटक sin थीटा। यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में जो चुंबकीय क्षेत्र के निकट की रेखा होगी वह जो घटक होगा वो cos से रिलेटेड है, और जो दूर होगा वो sin से रिलेटेड है। इसलिए ये cos थीटा a cos थीटा के रूप में इसी को जाना जाता है। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं उस पर डाले गए अभिलंब घटक का गुणनफल। तो अभिलंब घटक जो चुंबकीय क्षेत्र का है, ये यदि b है तो इसको b cos थीटा कहेंगे। तो यहाँ a अलग और b cos थीटा अलग, यानी पहले हम कह सकते हैं a अलग और फिर तो यही बदल के हो गया, ऊपर वाला इस रूप में अरेंज हो गया है। लेकिन ये a है और b cos थीटा है। b cos थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक। b cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक, और a क्या है? समरूप चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। दोनों के गुणनफल को
चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। पिछले चैप्टर में ही इसको पढ़े हो। अब इसमें देखना है कि थीटा का वैल्यू कभी 0 डिग्री होता है और थीटा का वैल्यू कभी 90 डिग्री होता है, थीटा का वैल्यू कभी 180 डिग्री हो जाता है। तो अलग अलग कब थीटा का मान 0 डिग्री होने लगेगा। तो थीटा का मान 0 डिग्री होने का मतलब यह है कि नॉर्मल, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र वाला लाइन बी है और नॉर्मल वाला लाइन एन है। एन और बी के बीच में ना थीटा बनता है। थीटा 0 बनने का मतलब क्या है कि एन पर बी होगा, एन पर बी होगा। पक्का 12 बजे घंटा मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई ओवरटेक करता है। उसी तरह तब ना 0 डिग्री का कौन बनेगा। तो यहाँ ये लाइन और ये एन लाइन और ये बी लाइन दोनों एक दूसरे पर आरोपित हो जाएंगे, तब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा यदि अभिलंब घटक के समानांतर हो, अभिलंब घटक के समानांतर हो, यानी जिस तरह ये खड़ा है उसी तरह ये भी खड़ा हो जाए उसके जस्ट बगल में, और दोनों के बीच बनी हुई दूरी जो है समानांतर जैसे ही होगा वैसे ही उसी पर दूसरे को आके ओवरटेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये खड़ा है। अब हम इसको भी खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इसका जो इनिशिएटिव पॉइंट है और इसका इनिशिएटिव पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का आरंभन बिंदु और नॉर्मल का आरंभन बिंदु दोनों तो यहां है, जड़ दोनों का एक है। देख रहे हो ये बिंदु दोनों एक ही जगह है, दोनों एक जगह होना चाहिए, एक जगह हो गया, और इसको सीधा रहना है, ये नॉर्मल है, और इसको इसके पैरेलल होना है, लेकिन जड़ हिलना नहीं चाहिए। पैरेलल होने के लिए यहां खड़ा हो जाता है, बड़ा अच्छा से पैरेलल हो जाता है, लेकिन नहीं, ये यही रहना चाहिए और इसके पैरेलल होना चाहिए, तो इसको भी इसके ऊपर आना ही पड़ेगा, तब थीटा का मान 0 डिग्री निश्चित बन जाएगा। तब थीटा का मान क्या हो गया 0 डिग्री, और जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तब थीटा 0 डिग्री, तब फाई इज इक्वल टू बी ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो सिंपली फाई बराबर बी ए। अब दूसरा जरा देखना, 90 डिग्री दे देते हैं। 90 डिग्री कब होगा, यानी ये जो B है ना, B N पर चला गया था 0 डिग्री हो गया, B आ जाएगा यहाँ क्षैतिज तल के अनुदिश डायरेक्ट हो जाएगा, यानी ये उदग्र तल के समानांतर हो गया। क्वेश्चन देखो इसी पर ना क्वेश्चन मूव करेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान उदग्र तल के समानांतर हो जाए तब फाई बराबर क्या होगा, वहां थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर 0, फाई बराबर ये। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान जब क्षैतिज तल पर समानांतर हो जाएगा तब एक्स पर बी को लेटना पड़ेगा, और तब यहां एन से बी के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, तब फाई बराबर 0 हो जाएगा। उस स्थिति में फाई का मान 0। तो चुंबकीय क्षेत्र जब क्षैतिज होता है तभी 0 होता है, ये याद रखना। और ये सीधा हो गया तब बी ए हो गया। अब ये 180 हो जाएगा, तब 180 में कहां जाना पड़ेगा इसको, 180 में कहां जाना होगा, ये भी तो हो सकता है 90 डिग्री में इधर है तो 180 डिग्री में इस दिशा में जाना पड़ेगा। 180 डिग्री हाँ नीचे भी जा सकता है। तो ये फाई का जो मान 180 डिग्री हो जाने के कारण फाई बराबर cos 180 डिग्री का मान -1 यानी माइनस बी। अब तीनों में सबसे ग्रेटर स्टेट्स में कहां है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है क्या, ये छोटा है, इसकी दिशा बदल गई। यानी सबसे बड़ा मान कब होता है, जब थीटा का मान 0 होगा।
यानी नॉर्मल पर, यानी उदर तल के पैरेलल हो जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र के घटक। चुंबकीय क्षेत्र का घटक अभिलंब घटक के समानांतर हो जाए तो उस समय थीटा का मान 0 होता है और वह फाई के महत्तम मान को यानी उच्चतम मान को व्यक्त करता है। ये तीनों जो टिक लगा हुआ है उन तीनों में 0 होने पर सबसे बड़ा मिला और इधर बड़ा नहीं है, ये तो 0 हो गया और ये तो 0 से भी छोटा हो गया। अब यहां देखना है कि चुंबकीय फ्लक्स में फाई का जो मात्रक है, फाई का मात्रक, तब फाई बराबर बी ए हो गया। बी का मात्रक टेस्ला है, बी का मात्रक टेस्ला है, ए का मात्रक एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में मात्रक हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर फाई का। और फिर फाई का मात्रक सीजीएस में, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस में हो जाएगा। हाँ, ये बी का मात्रक गॉस होता है सीजीएस में, तो ये गॉस और मीटर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सीजीएस में गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यदि इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं तो यहां देख लेना 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 टेस्ला में 10 पर पावर 4 गॉस बता चुके हैं, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर फिर स्क्वायर, तो 10 पर पावर 8 मैक्सवेल, यानी ये वेबर है, 1 वेबर बराबर 10 पर पावर 8 मैक्सवेल। सीजीएस पद्धति में जो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर है इसे मैक्सवेल कहते हैं, इसे 1 मैक्सवेल कहते हैं, और टेस्ला मीटर स्क्वायर इसे 1 वेबर कहते हैं, इसे डब्ल्यूबी कहते हैं, वेबर कहते हैं। अब दोनों में संबंध वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन, 1 वेबर बराबर 10 पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर? ये चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना है। बी और ए, बी को टेस्ला लिए, एरिया को मीटर स्क्वायर लिए, इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर कहते हैं। 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर को 1 वेबर के नाम से जाना जाता है। ये वेबर में है, वेबर मींस एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा वेबर होता है। 1 वेबर में 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है। 1 मैक्सवेल में 1 गॉस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अब मैक्सवेल और वेबर को जब हम मिलाते हैं तो 1 वेबर बराबर 10 पावर 8 मैक्सवेल हो जाता है। ये चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जाने। अब चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो फैराडे का नियम, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो नियम दिया था उस नियम में प्रयोग क्या था? प्रयोग में गैल्वेनोमीटर लिया गया, और गैल्वेनोमीटर यानी एक क्वाइल था। इसमें पूछ सकता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी माइकल फैराडे का प्रयोग का वर्णन करें। बड़ा क्वेश्चन, चांस कम है पूछने का, इतना बड़ा क्वेश्चन प्राय पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी जानना है। तो माइकल फैराडे का प्रयोग लिखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी माइकल फैराडे का प्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी माइकल फैराडे का प्रयोग।
ये उतर गया, उतारना, पहले उतार लो तब वो प्रयोग लिखाएंगे। चुंबकीय फ्लक्स के संबंध में ये सब जो है, जल्दी से जरा जल्दी जल्दी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी माइकल फैराडे का प्रयोग। माइकल फैराडे ने इस तरह एक क्वाइल लिया, फिर यहां एक चुंबक लिया, छड़ चुंबक, और एक गैल्वेनोमीटर को इस क्वाइल के दोनों सिरे से जोड़ दिया। क्वाइल का एक छोर इधर से निकला और एक छोर इधर से निकला और बीच में इसको गैल्वेनोमीटर इसमें लगा दिया। ये तीन ही चीज थे, क्वाइल, बार मैग्नेट, छड़ चुंबक और दूसरा गैल्वेनोमीटर। और ये प्रयास करते थे बस ये दोनों के बीच एक्टिविटी कराते थे। अब दोनों के बीच एक्टिविटी ऐसा हो कि और नजर उनकी हमेशा कहां रहती होगी, गैल्वेनोमीटर की सुई पर। गैल्वेनोमीटर की सुई घूम जाए, करंट बन गया, तो हम क्या करें कि गैल्वेनोमीटर की सुई बन जाए, ये घूमना शुरू करे, विक्षेपक बल इस पर लगना शुरू करेगा। तो ये बहुत लंबे समय तक प्रयास होते रहा और अचानक यह घूमता है उस समय जिस समय इसको झुंझलाकर वो फेंकते हैं। तो फेंकते हैं तो ये घूमना, यानी गैल्वेनोमीटर की सुई कब घूमेगी इसी के लिए ताकि उनकी 12 साल से तरस रही थी, अब फेंके तब घूम गया। तो इसके आधार पर ही उसको आसानी से उन्होंने देखा कि कौन सी क्रिया हुई। तो उन्होंने ये पाया कि कॉइल के अंदर मैग्नेट चला गया। कॉइल के अंदर मैग्नेट जाएगा आएगा, मैग्नेट जाएगा आएगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कॉइल रहे उसमें मैग्नेट जब आगे पीछे होगा तो उसमें इंडक्शन होने लगेगा। अब यहां एक चीज आता है जो हम लोग को खुद से सोचना। उस समय माइकल फैराडे सीधे ये सोच लिए थे कि फ्लक्स बदलता है, फ्लक्स बदलता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन तुमको यह सोचना है कि फ्लक्स बदला तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, उसके बीच में भी कोई घटना है। वो क्या है? वही तो प्रेरण है। बीच में प्रेरण का मतलब क्या है कि मैग्नेट इसको कुछ बनाना चाहता है। मैग्नेट
जब सिंपल क्वाइल के पास पहुंचता है तब मैग्नेट क्वाइल को करंट कैसे बनाना चाहेगा, विद्युत वाहक बल कैसे बनाना चाहता है। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में क्या होता है, हम किसी को इंड्यूस करेंगे तो हम अपनी प्रॉपर्टी ना उसको देंगे। इंड्यूस करना का मतलब हो गया कि हम अपना प्रॉपर्टी उसको देना चाहते हैं। दूसरे का प्रॉपर्टी से कोई इंडक्शन नहीं होता है। तो ये मैग्नेट इसको मैग्नेट बनाना चाहेगा और मैग्नेट से ये मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट की उपस्थिति में यह भी मैग्नेट बनेगा, तब दो मैग्नेट हो गया। अब दोनों मैग्नेट एक दूसरे से क्रॉस करेगा, क्रॉस करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, यानी फ्लक्स जो है वो बदलेगा। फ्लक्स बदलने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब फ्लक्स बदलने से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वह कैसे उत्पन्न हुआ, तो उसको लेंज ने बताया। कैसे, तो जिस समय फ्लक्स बदलता है, फ्लक्स जो बदलता है उसमें क्या कि नॉर्थ साउथ, एक फ्लक्स के निकट नॉर्थ जाता है तो ये फ्लक्स उसका विरोध करता है लेंज के नियम में। अच्छा, वो लेंज के नियम में तुरंत अभी बता रहे हैं, इसके पहले इसको लिख लेना जरूरी है। माइकल फैराडे प्रयोग, बस शॉर्ट में, कुंडली नुमा लपेटी गई तार, छड़ चुंबक एवं गैल्वेनोमीटर को लेकर माइकल फैराडे ने लंबे समय तक गैल्वेनोमीटर की सुई पर विक्षेपण की क्रिया देखने की प्रतीक्षा एवं संक्रिया करते रहे। संयोगवश जब गैल्वेनोमीटर की सुई को विक्षेपित होते हुए उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि डिवाइस को फेंकने के क्रम में कुंडली में कुंडली और चुंबक की, कुंडली में नहीं, कुंडली और चुंबक की आपेक्षिक गति, कुंडली और चुंबक की आपेक्षिक गति प्रभावी हुआ। निष्कर्ष को उन्होंने अपने नियम में
स्थान दिया। रूल ही है, कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कंक्लूजन पर पहुंचता है, कंक्लूजन ही तो रूल होता है। ये फिगर बन जाना चाहिए, जरा जल्दी फिगर बनाओ। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। नंबर 1, चुंबक एवं कुंडली की आपेक्षिक गति से चुंबक एवं कुंडली की आपेक्षिक गति से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं जो प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। अर्थात इसमें जो ये लिखाया जा रहा है कि ये क्षण चुंबक और कुंडली के बीच की आपेक्षिक गति, कुंडली यदि गति करे तो चुंबक स्थिर रहे, और यदि चुंबक गति करे तो कुंडली स्थिर रहे, आपेक्षिक गति होगी। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। आपेक्षिक गति दिया है जिसमें कॉइल फिक्स रहेगा, मैग्नेट मूव करेगा, मैग्नेट फिक्स हो जाएगा तो कॉइल मूव करेगा। अब इसमें हमारी ये देखना कि कैपेसिटी, मैग्नेट भारी रहे, मूव कराना दिक्कत, तो मैग्नेट को फिक्स कर देगा, कॉइल को घुमा देंगे। और जब मैग्नेट भारी है तो वहां हैवी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगेगा, क्योंकि प्रेरण की क्रिया उच्च स्तर पर होने लगेगी। दूसरा नियम है फ्लक्स परिवर्तन की दर। फ्लक्स परिवर्तन मतलब आपेक्षिक गति से फ्लक्स परिवर्तन होते हैं। किसकी आपेक्षिक गति से? कुंडली और चुंबक की आपेक्षिक गति से फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो लिखना है फ्लक्स परिवर्तन की दर। दूसरा, फ्लक्स परिवर्तन की दर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समानुपाती होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समानुपाती होता है। फ्लक्स में परिवर्तन, ये E समानुपात d∅/dt, फिर E समानुपात यही बदलते हैं, E = K d∅/dt। माइकल फैराडे ने कहा कि इस कांस्टेंट को 1 माना जाए। इस कांस्टेंट को K = 1। तब यहां E d∅/dt। लेंज ने जब नियम दे दिया तब बताया कि प्रत्येक परिवर्तन का विरोध होगा। तब हम कह सकते हैं E = -d∅/dt, दिशा बदलेगा। अब नंबर ऑफ क्वाइल n हो तो नंबर ऑफ क्वाइल तो E = n d∅/dt। माइनस रहे या ना रहे, न्यूमेरिकली इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। E = n d∅/dt हो गया। अब इसमें
इज इक्वल टू एन डी फाइव बटे डी टी। यह माइनस चिन्ह भी रहेगा तो क्या होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं होगा। सिर्फ वो बताता है कि विरोध करता है, नहीं वो आगे अभी लेंस का नियम जो बताए उसमें परिवर्तन का विरोध होगा, इसलिए वहां माइनस चिन्ह का प्रयोग होता है। वो बताता है कि विरोध हो रहा है इसलिए माइनस लग रहा है, लेकिन नंबर में माइनस का कोई रोल नहीं होगा। अब जरा देखना यह है हाई, ये ई क्या है, ई जो है वो क्या है, विद्युत वाहक बल है। वोल्ट में इसको मापा जाता है। और यह फाइव फ्लक्स है। फ्लक्स क्या है, कौन सी राशि है, सदिश की अदिश, अदिश राशि, यानी चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसे, तो यहाँ तो अभी तुमको बताए हैं, ये बी है और ए है, डॉट है, क्रॉस नहीं है, और कॉस था लगा हुआ, डॉट प्रोडक्ट था, बी भी सदिश है और ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश। तो दो सदिशों का बिंदु गुणनफल अदिश होता है। समझ में आया? अब यहाँ E का मान एन डी फाइव डी टी है। इसको हम ऐसे भी कहीं देख सकते हैं कि E बराबर फाइव टू माइनस फाइव वन बटे T2 माइनस T1 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो ये फैराडे का दूसरा नियम हो गया। अब लेंज का नियम, लेंज ने माइकल फैराडे के नियम में जो कमी थी, कमी क्या थी, डेप्थनेस का कुछ अभाव था। इन्होंने ये बताया कि चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे, करंट बनने लगेगा। और इस पर इन्होंने एक डेमो भी सेट कर लिया था, डेमो बना लिया। ऐसे घुमाते थे और घुमाते थे, फ्लक्स चेंज होता था और छोटा सा बल्ब जलता था। सब जगह मोहल्ला में घूम के वो दिखाते थे और वो दिखाने का काम करते थे। तो बड़ा ले गए और दिखा रहे हैं, आज घुमाते थे, बल्ब जल जाता था। तो लोग जो साइंटिफिक व्यू से देखते थे उनको थोड़ा आश्चर्य लगता था, लेकिन जो साइंटिफिक व्यू से नहीं देखते थे वो मजाक उड़ाते थे कि छोटा वो बना लिया, दिखाता है, इतना भीड़ लगा देता है, दिखाता है छोटा सा चीज, अब भीड़ लगाता है खूब। तो एक बात इसमें भी है, एक मैगजीन में लिखी हुई बात थी। एक महिला ये दौड़ के और धुंधला के उसको बोली कि इतना भीड़ लगा है, इतना शोरगुल करवा रहे हैं और दिखाते हैं, थोड़ा सा खाली ऐसे करते हैं, लाइट जल जाता है, उसके बाद फिर अब चल जाते हैं, इतना हंगामा काहे खड़ा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये छोटा चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज है। उस महिला के गोद में एक बच्चा था, कि छोटा जो है ना, कि बाद में जो बड़ा बनेगा, उसी तरह ये जो हमारा है ना छोटा है, बाद में बड़ा बनेगा। इसमें क्लासिफिकेशन जो भी आता है ये एन डी फाइव डी टी के रूप में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगेंगे। अब लेंज वाला नहीं, लेंज उतर गया था ना, ये जो विचार लेंज का नियम, लेंज का नियम थोड़ा ऐसे समझना है। लेंज का नियम ये एक फ्लक्स है, यह भी एक फ्लक्स है। फ्लक्स सर्कुलर ही बनेगा, कोई जरूरी, हम इसको कोई भी शेप में बना सकते थे। अब यहाँ हम एक मैग्नेट ले जाते हैं। अभी जो बता रहे थे ना कि थोड़ा सा ये आगे बढ़ाना है, इसमें लेंज में यहाँ से समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स में बदलाव होता है तो सीधे विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है वो किस रूप में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये भी यहाँ स्पष्ट होगा। और इसी से इसमें प्रमाणित भी हो जाएगा कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होगा। कैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है ये भी समझना। तो ये N है और ये S है। जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा
इसको नजदीक जब हम लाएंगे तो नजदीक लाने के क्रम में ये नॉर्थ इसको क्या बनाएगा? क्यों क्यों इसको? तो नॉर्थ का इंडक्शन नॉर्थ होगा, साउथ का इंडक्शन साउथ होगा। इंडक्शन हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, हाँ प्रेरण कर रहा है। तो जिसके पास जो ज्ञान रहेगा वही बताएगा। इसके पास नॉर्थ का नेचर है, इसको भी कहता है। तुम भी नॉर्थ बन के देखो, तुम नॉर्थ ये भी बनेगा। प्लस माइनस क्यों बनता है? अब ये नॉर्थ और ये साउथ, प्लस माइनस अलग चीज है। प्लस माइनस बनाता नहीं है, प्लस माइनस को खींच लेता है, प्लस माइनस को खींच लेता है। उसमें तुम लोग को बताए थे कि जब हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आते हैं और इसके बगल में कोई न्यूट्रल सबस्टेंस रहता है, तो उसमें न्यूट्रल सबस्टेंस में प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये जो है इसमें मिक्सचर बना हुआ है, प्लस माइनस का मिक्सचर है। तो ये जब प्लस यहाँ खड़ा हो जाता है ना, तो अट्रैक्शन प्रभाव से सारे माइनस को इधर अरेंज कर देता है और सारा प्लस इधर अरेंज हो जाता है। अट्रैक्शन प्रभाव से अपना एसोसिएट हो गया। और इसमें ये क्या करता है, यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। यहाँ ज्ञानहीन आदमी ज्ञानी बन रहा है, यानी इसमें हीनता नहीं थी, इसमें मिक्सचर था। मिक्सचर था तो अरेंज कर दिया, प्लस एक कतार में हो जाओ और माइनस एक कतार में हो जाओ। और ये क्या है कि यहाँ चुंबक नहीं था और इसको चुंबक बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तब प्रेरित होगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा। अब ये नॉर्थ जैसे ही बनेगा, कौन बनाया? और ये इसको नॉर्थ बनाता है तो ये विकर्षण होने लगेगा। हम इसको इधर ले जाना चाह रहे थे, तो इधर ले जाने के लिए बल लगा रहे थे। ये चुंबक इस कॉइल के पास अपने नहीं दौड़ेगा, हम इसको ले जा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, फोर्स अप्लाई हो रहा था, जिसके आधार पर नॉर्थ इस कॉइल के निकट पहुंच रहा था। और निकट जब पहुंचने लगा तो यही नॉर्थ एक ऐसा चीज जन्म दिया, इसको बना दिया, जो इसका विरोध करना शुरू किया। तो ये वहां पहुंचा तब ना, कोई आदमी हमारे पास आए हमको कुछ बताने, और वो आया हमको कुछ बताया, और हम जैसे ही उस सीख गए उसको कहने लगता भागो भागो। वही हमको सिखा भी दिया और उसी को कह रहते हैं भगा भी रहे, तब ना विरोध होगा। उसी तरह ये क्वाइल क्या करना शुरू करता है कि नॉर्थ के कारण खुद जो है वो इंड्यूस हो गया, और इंड्यूस हो जाने के बाद ये उसको विरोध करने लगता है, भगाने लगता है। नहीं, मतलब बनाता तो है कुछ सोच के, लेकिन निकलता है धोखेबाज। नहीं कि हम अपने जैसा तुमको बना दे, मेहनत कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है इसको बनाने का। ये नॉर्थ, इसको नॉर्थ बनाया, और जैसे ये मैग्नेट था, इसको भी मैग्नेट बनाया, और मैग्नेट जैसे ही बना रिपल्सन शुरू हो गया, और रिपल्सन शुरू हुआ तो इस पर विपरीत दिशा में बल लगने लगेगा। अब इस बल के विरुद्ध, जो इधर बल लग रहा था ना, इस बल के विरुद्ध हम इसको ठेल रहे हैं, तो हम ऊर्जा दे रहे हैं, बल के विरुद्ध में उसको भेज रहे हैं। तो जो ऊर्जा दे रहे हैं वो ऊर्जा इसमें जाके संचित हो रही है। वो ऊर्जा इसमें किस रूप में? ऐसे वही ऊर्जा उसमें करंट बन गया, और वो जो करंट बना उसका डायरेक्शन क्या हुआ? यही डायरेक्शन, यही झुकने वाला डायरेक्शन, यही है एन। जरा बढ़ा दो एन को। अब ये एन से ही डायरेक्शन पता चल रहा है, इसका डायरेक्शन यानी करंट इधर बनने लगेगा। जस्ट ये क्रिया उधर हम जब करते हैं, एक बार तो ये एक कॉइल के साथ ऐसा किया, और यदि हम इस मैग्नेट को ऐसे ले जा रहे थे, ये नॉर्थ था और ये साउथ था, जब ऐसे ले जा रहे थे तो इसके पास इधर ले जा रहे थे, तो ये क्या बन जाएगा? एस। ये पूरा कॉइल क्या बन जाएगा? एस बन जाएगा।
हटते समय, दूर हटते समय क्या बनता है? एस बनता है। और एस में देखते हो ये नीचे और ये ऐसे थोड़ा बड़ा डायरेक्शन इसका क्लियर हो गया। अब इधर जा रहा था तो ये क्या बना? तो ये एन को खींचने लगेगा, आकर्षण। तो हम लगा रहे थे ऐसे बल और उधर वो खींच रहा है, तो हम जिसके कारण एस प्रोड्यूस हुआ उसी का विरोध कर रहे हैं। तो उसका विरोध हो रहा है तो वो खींचने वाला बल लगाएगा और हम उसको अलग करने वाला बल लगाएंगे। तो हमारी जो ऊर्जा है वो इसमें स्टोर हो गया। हम किसी व्यक्ति को एनर्जी देते हैं तो उस ऊर्जा के कारण उसमें कोई मूवमेंट होगा कि नहीं? उस ऊर्जा के कारण मूवमेंट होगा। तो वो मूवमेंट क्या होता है कि उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू करता है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन क्या है? ऐसे है और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? तो ये एस का डायरेक्शन याद रखने का भी तरीका है। एस का ही शीर्ष से दिशा क्लियर हो रहा है, एन के ही शीर्ष से दिशा क्लियर हो रहा है। यही है लेंज का नियम। तो फ्लक्स में परिवर्तन जब होता है तब फ्लक्स बढ़ने के क्रम में, यानी कॉइल के निकट जब आने लगता है और घटने के क्रम में जब दूर जाने लगता है, तो जिस समय किसी कॉइल के निकट चुंबक आने लगता है उस समय निकट आने के क्रम में जो पोल का निर्माण हुआ वो उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण से वह उत्पन्न हुआ था। दूर जाने के क्रम में जिस पोल का निर्माण हुआ वह पोल उसी का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ था। दूर जाने से पैदा हुआ ये और उसको दूर जाने से रोकता है, नजदीक आने से पैदा हुआ ये और इसको नजदीक आने से रोकता है। तब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो गया ना शुरू। अब इस लेंज के नियम में जो ऊर्जा हमने लगाया ये इसको कह रहा था कि नजदीक नहीं आने देंगे, लेकिन हम उसको ठेल रहे हैं तो ऊर्जा लगा रहे हैं। अब वो ऊर्जा जमा हो गया इसमें और वो बन गया करंट। यही है ऊर्जा संरक्षण कि ऊर्जा जो हम यूज करते हैं फ्लक्स को घटाने बढ़ाने में, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन में, वही ऊर्जा उसमें प्रेरित धारा के रूप में संचित हो जाती है। तब कहते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्वेश्चन पूछता विवेचना करें कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की विवेचना करता है कैसे? तब तुरंत तुम दो फिगर बना देना, दो कॉइल बना देना और कॉइल में मैग्नेट दे देना और यहाँ दिखाना कि नॉर्थ यहाँ आ रहा था, इसको नॉर्थ बनाया तो रिपल्सन होने लगता है। अब इसके विरुद्ध ये बल लगाएगा, नजदीक ठेलने के लिए बल लगाना पड़ेगा। जो बल लगाएंगे उसमें जो ऊर्जा यूज होगी वह ऊर्जा विद्युत वाहक बल भी तो ऊर्जा है, वो वोल्ट में मापा जाता है, वो तो ऊर्जा है, बल नहीं है। वो विद्युत वाहक बल एक ऊर्जा है, वही विद्युत वाहक बल के रूप में उसमें संचित हो जाती है। अतः ऊर्जा का इसमें नाश नहीं होता है, ऊर्जा की इसमें कमी नहीं होती है, ऊर्जा अलग से कहीं नहीं बन रही है, बशर्ते कि नजदीक लाने में हम विरोधी बल का सामना करते हुए, नजदीक नहीं आने दे रहा था और विरोधी बल का सामना करते हुए हम नजदीक लाते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है और वो ऊर्जा यहाँ जाके दूसरे रूप में विद्युत वाहक बल के रूप में जमा हो जाती है। फिर यहाँ दूर जाने के क्रम में लिखना होगा, अपने लिखना होगा, ठीक है। दूर जाने के क्रम में साउथ पोल का निर्माण होता है और यह साउथ पोल इस नॉर्थ को फिर रिपेल करने लगता है, विकसित करने लगता है। अब इधर से ये विकसित कर रहा है, ये आकर्षित कर रहा है, साउथ नॉर्थ को आकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा और हम उसको दूर कर रहे हैं क्योंकि हमारा मोटो था दूर करना, हमारा उद्देश्य था दूर करना और दूर करने के क्रम में वो हमको खींचना शुरू कर दिया। तो दूर करने से ही वो ऐसे उत्पन्न हुआ और दूर करने का विरोध भी करना शुरू कर दिया। तो यानी जिस कारण से वो उत्पन्न हुआ उसी कारण का वो विरोध भी कर रहा है और उसी विरोध के कारण हमने दूर करने के क्रम में हमको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी होगी क्योंकि वहां कोई खींच भी रहा है, हम उसका विरोध करते हुए उसको दूर करते जा रहे हैं। तो वहां जो ऊर्जा हम यूज कर रहे हैं, जो खर्च हो रही है, वह विद्युत वाहक बल के रूप में संचित होती है। तो वहां करंट का
डायरेक्शन यहाँ ये होगा और इसमें करंट का डायरेक्शन ये होगा। इस प्रकार बदलती दिशाओं में धारा उत्पन्न होती है। फ्लक्स नजदीक होने के क्रम में, यानी चुंबक के नजदीक होने के क्रम में जो धारा की दिशा होगी, वो दूर होने के क्रम में जो धारा की दिशा होगी, दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा। हम डायनमो में देखते हैं 2 तार निकलता है, लेकिन किसको कौन प्लस है कौन माइनस है नहीं कर सकते। वो एक क्षण के लिए प्लस है, वो माइनस है, वो माइनस है, प्लस है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर। दोनों दिशाओं में धारा हर क्षण चेंज होती है। जैसे जैसे वो घूमते जा रहा है, फ्लक्स जिसमें बढ़ते जा रहा है, उस समय की धारा की दिशा, फ्लक्स घटते जा रहा है, उस समय की धारा की दिशा की अपोजिट है। इसलिए हमको अर्थिंग देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद वो करंट सर्कुलेट मीडियम में अपने आप कर रहा है। अलग से कोई हमको विभवांतर उत्पन्न कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि धारा की दिशा अक्सर अपने आप, यानी उसमें जन्मजात संस्कार है दिशा बदलने का। ठीक है, यानी वो बहुत नहीं हुआ है, बदलती हुई दिशा में, इसलिए उसको अलग से कोई विभवांतर देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? लेंज का नियम अब क्या हो जाएगा, एक लाइन में लिख लेना। चुंबकीय फ्लक्स बदलने के क्रम में उत्पन्न प्रभाव उसी कारण का विरोध करता है। उत्पन्न प्रभाव उसी कारण का विरोध करता है। जरा उत्पन्न प्रभाव में उत्पन्न प्रेरित प्रभाव जरा लगा, प्रेरित प्रभाव लगा तो और अच्छा हो जाएगा। उत्पन्न प्रेरित प्रभाव उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। पारा चेंज करके लिखना। लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण होता है। लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण होता है, क्योंकि उत्पन्न प्रेरित प्रभाव के विरुद्ध उत्पन्न प्रेरित प्रभाव के विरुद्ध चुंबक को दूर या निकट ले जाने के क्रम में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, वह विद्युत वाहक बल के रूप में, वह विद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो जाता है। जिससे बदलती दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। बदलती दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये फिगर बन गया। बदलती दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। फिगर बना, तब तक थोड़ा हम बोलते हैं। देखो, इसमें जो अभी हम लिखा है तुम यही लिखोगे जरूरी नहीं है। कब? जब क्वेश्चन पूछेगा कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, समझावे।
ऐसा क्वेश्चन देता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है, तब तुम आराम से अपने ढंग से समझाना। कोई जरूरी नहीं है कि यही लैंग्वेज रटो, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। यहां समझने में क्या लिखोगे कि दो कॉइल होते हैं, एक कॉइल के निकट हम छड़ चुंबक को जब ले जाते हैं तो इसका नॉर्थ सिरा उस कॉइल को प्रेरित करते हुए नॉर्थ ध्रुव में परिणत करता है। क्योंकि प्रेरण करना है तो नॉर्थ तो प्रेरित करके नॉर्थ बनाएगा। नजदीक जा रहा था, नॉर्थ नजदीक जा रहा था कॉइल के पास, तो नजदीक जाने के क्रम में इस कॉइल को नॉर्थ पोल बनने के रूप में प्रेरणा मिला है। नॉर्थ पोल बनने के लिए इसको प्रेरणा मिला है। और यहाँ कॉइल से यह मैग्नेट दूर होते जा रहा था, उल्टी क्रिया है। यहाँ नजदीक हो रहा था तो ये नॉर्थ पोल बना दिया, ये दूर होते जा रहा है, अपोजिट क्रिया है, तो इसको साउथ पोल बनने के लिए प्रेरित कर दिया। प्रेरण तो हो गया। अब यहाँ नजदीक हम कर रहे थे और ये नॉर्थ बन के रेडी हो गया। अब ये नॉर्थ इस नॉर्थ को विकसित करेगा, विकसित करेगा मतलब खेलेगा, तो हम खेलने के विरुद्ध ना हमको नजदीक पहुंचने में बल लगाना पड़ेगा। कॉइल को नजदीक ले जाने के लिए इंजन को ताकत लगाना पड़ेगा जो घूम रहा है, तो यहाँ बल लगाना पड़ा, यानी ऊर्जा देना पड़ा। अब वो जो ऊर्जा इसको दिया वो ऊर्जा इसमें संचित हो गया विद्युत वाहक बल के रूप में, और वो इस दिशा में करंट देना शुरू किया जो प्रेरित धारा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यहाँ दी गई ऊर्जा यहाँ विद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो जाता है, अतः ऊर्जा का नाश नहीं हुआ और अलग से कहीं ऊर्जा उत्पन्न थी इसके अंदर नहीं हुआ। जो ये ऊर्जा दिया वही ऊर्जा इसको मिला, और दूर करने के क्रम में दूर होते जा रहा था, तब तक ये साउथ बन गया, तो ये इसको रिपेल करने लगा, अब अट्रैक्ट करने लगा। अब अट्रैक्ट कर रहा है और हमको दूर जाना है, तब हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, आकर्षण के विरुद्ध विकर्षण लगाना पड़ेगा। तो विकर्षण लगाने में जो ऊर्जा यूज होती है वह ऊर्जा विद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो जाते हैं। यहाँ भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन, ये लेंज का नियम था। अब इस लेंज के नियम के बाद जानना है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। फिर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त नियम पिछले चैप्टर में पढ़ लियो, तो दक्षिण हस्त नियम पढ़ना बड़ा आसान। दक्षिण हस्त नियम में दाहिने हाथ का उपयोग, वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का उपयोग। बाएं हाथ में 3 अंगुलियां, अंगूठा, मध्यमा, अंगूठा, बल, चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा। और इसमें यहाँ भी बल, तो बल क्या घूमने की दिशा से ना बल निर्धारित होगा, तब बल को नहीं बोल के हम घूमने की दिशा यानी गति की दिशा। किसकी गति की दिशा? चुंबक की गति या तो कॉइल की गति, दोनों में से कोई अपेक्षित हो सकता है, चुंबक की गति या तो कॉइल की गति। तो ये गति की दिशा को बताता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम हाथ उल्टा दे रहे थे ना, ये दाहिना हाथ ये ना है, हाँ तो ये हो गया धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र। पहले यहाँ नहीं आना है, पहले ये घूमेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा और ये प्रेरित धारा होगी। तो वाल्थर फ्लेमिंग ने अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाया। 10th में भी पढ़े हो, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाया। चुंबक ये अंगूठा चालक की गति की दिशा को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। इसमें प्रेरित शब्द लगा देंगे, उसमें खाली धारा बोलते थे, और जहां वहां बल बोलते थे या गति की दिशा बोलते थे। चुंबकीय क्षेत्र में कोई अंतर, तर्जनी वाला में कोई अंतर नहीं है। तो यही है, ये अंगूठा है
अंगूठा फादर, बगल में मदर, और फिर ये चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर फोर्स, फोर्स मतलब गति की दिशा, और मदर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और चाइल्ड करंट की दिशा, सी और करंट। तो यहाँ खाली लगाना है प्रेरित धारा की दिशा, इंड्यूस करंट। समझ में आ गया? इसका उपयोग क्या होगा जब तुम जनरेटर पढ़ोगे, इसका उपयोग क्या होगा जब तुम ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, तब फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग उसमें क्लियर होने लगेगा। वही ये इसका यूज होता है। ये लिख सकते हो खुद से, क्योंकि पिछले चैप्टर में जब तुम वाम हस्त नियम पढ़े हो तो दक्षिण हस्त किसके पास, समझ में नहीं आया, सब लोग समझेगा। अब यहाँ जानना है एक चीज, यहाँ एक चीज और जानना, थोड़ा समझा देते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा जानना है। ये उतार लिया गया है। स्वप्रेरण और, चलो एक ही साथ समझ में आ जाएगा, अच्छा रहेगा। अन्योन्य प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन और ये म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हल नहीं करो, और बता, सेल्फ इंडक्शन और ये म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में यानी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी स्वप्रेरण की क्रिया, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रेरण की क्रिया। सेल्फ इंडक्शन एक कॉइल है, सेल्फ का मतलब खुद, स्वयं प्रेरित होना और अन्योन्य प्रेरित होना, दो क्रियाएं होती है। तुम लोग स्वप्रेरण, खुद से तुमको अब आत्मज्ञान हो गया और तुम सुधर गया, ऐसा भी हो सकता है। या तुम किसी गुरु के सानिध्य में रहा तब तुम बदला, या किसी फ्रेंड के सानिध्य में रहा, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव से तुम बदल गए। जैसे तुम किताब पढ़ते हो विवेकानंद का, आइडियल मानते हो स्वामी विवेकानंद को, और तुम स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ते हो और उनके जीवनी को पढ़कर तुम उनके जीवनी से अपने आप को इंड्यूस कर लिया, प्रेरित कर दिया, और तुमको लग रहा है कि वो बड़े अच्छे आदमी थे, उसी तरह बनना चाहिए हमको भी। तो वो है अन्योन्य प्रेरण। दूसरे के जीवन को, दूसरे के इस परिस्थिति को, दूसरे के द्वारा बताई गई बात के आधार पर प्रेरणा प्राप्त करना अन्योन्य प्रेरण हो गया। लेकिन महात्मा बुद्ध पीपल पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक ज्ञान मिल गया, ठीक है, बैठे तपस्या करते करते आत्म प्रबोधन होता है, आत्मज्ञान हो जाता है, अपने आप ज्ञान मिल जाता है। तो स्वाभाविक ज्ञान किसी को मिल जाता है, खुद से सोच के प्रयास करके वो अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है, अच्छे मार्ग पर जाता है, तो वो इसको क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। और ये यानी अब यहाँ इस चैप्टर में आप यहाँ हम और तुम नहीं है, आदमी नहीं है, क्वाइल, ठीक है, इसमें क्वाइल में प्रेरणा होगी। तो एक क्वाइल है तुम्हारे पास, यहाँ एक क्वाइल बना दे, ये क्वाइल, अब इस क्वाइल में यहाँ एक स्विच दे दिए, यहाँ सेल लगा दिए, एक सर्किट बन गया। इसमें कहीं प्रेरकत्व तो लगा दो, एल कहीं प्रेरकत्व है,
प्रेरण गुणांक के रूप में होगा। इसको लगा सकते हैं या इसको यहीं से हम समझ सकते हैं। अब यहां से एक तार और यहां से एक तार ऐसे ले आए और यहां एक बल्ब लगा। समझ में आया? कॉइल के बगल से तार निकाल के बल्ब स्विच दे देंगे तो सेल से करंट जाने लगेगा, तो करंट तो बल्ब को मिल जाएगा और बल्ब जलेगा कि नहीं? इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा। इसको मिल गया ना करंट, और विभवांतर भी मिल गया, प्लस माइनस, ये सेल से हम इसको करंट दे दिए। अब तुम इसको स्विच ऑफ कर दो तो बल्ब को बुझना चाहिए, तो स्विच तुम ऑफ कर लेते और बल्ब को बुझने का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। कुछ देर में धीरे 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 कुछ देर में बल्ब बंद हो। इसका वो चालू नहीं है, कभी चालू रहेगा देख लेना। एलईडी में यहाँ एक बल्ब है, यहाँ कॉर्नर पर एक रेड जैसा बल्ब है। हम वहाँ स्विच ऑफ कर देंगे तो वो बल्ब जलते रहे और फिर कुछ देर तक वो रेड वाला बल्ब जला। अब रेड वाला बल्ब जो है शुरू में करंट से जो जला था, उसके बाद ये इंड्यूस होकर जलेगा। कुछ देर के बाद ये रेड वाला बल्ब जलना शुरू करेगा। जब इसको हम सिस्टम से जोड़ देंगे तो वो रेड वाला बल्ब जलेगा और फिर हम जैसे ही ऑफ हो गया, जल रहा है वो, देखो ये खोल दिया, एकदम करंट डायरेक्ट ऑफ हो गया, लेकिन वो जलना बंद किया। इसका मतलब क्या है कि उसको एक करंट जो पहले करंट से जला था ना, तो उसको जलने की आदत लग गई। अब लाइन नहीं भी मिल रहा है तब भी कहता हम नहीं पूछेंगे, हमको अच्छा चीज मिल गया था, अब हम खराब काम क्या करेंगे, बूझने वाला काम। इसलिए यही है इंड्यूस होना, इसी को इंडक्शन के नाम से। इस तरह बहुत सारा वहाँ भी ऑफ करते हैं बाइक वाला में, वहाँ भी इंडक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो लगा हुआ। इस तरह तुम लोग बहुत सारा उपकरण के बारे में इस तरह बताया जाएगा। करंट जब हम बंद कर देंगे तब भी बल्ब कुछ देर तक जलते ही रहता है। यह क्रिया क्या कहलाएगी? स्वप्रेरण। यानी कॉइल में करंट जब पार कर रहा था ना, तब कॉइल में जब करंट पार किया तो उसमें पहले तो तुम जानते हो कि किसी भी चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक बनता है, तो चुंबक बन गया। और चुंबक बनने के बाद ये दूसरे तार को भी चुंबक बनाया। अब जब हम ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने के बाद भी इसमें कुछ करंट रहता है जो इसको जलाने में मदद करता है। तो अपनी ही कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण, अपनी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण प्रेरित धारा के उत्पन्न हो जाने की क्रिया को, परिभाषा क्लियर हो रहा है? अपनी ही कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण, प्रवाहित होने वाली धारा के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाने की क्रिया को स्वप्रेरण कहते हैं। अच्छा काम करते करते अच्छा आदमी बन जाने की क्रिया, ठीक है? यानी वो खुद आदत बन गया उसको अच्छा काम करने का, जिसके कारण अब वो कभी खराब काम नहीं करेगा। तो सेल्फ इंड्यूस हो गया, सेल्फ अच्छे रास्ते पर चलना शुरू किया। तो इसकी परिभाषा समझ में आ गया? परिभाषा नहीं लिखा है, एक नंबर में तो अंतर आ जाएगा परिभाषा का, ज्यादा पूछता है दोनों में अंतर। अपनी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण, प्रेरित धारा नहीं बोलेंगे, प्रवाहित होने वाली धारा के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाने की क्रिया को
स्वप्रेरण की क्रिया जो हुई है इसमें प्रेरक गुणांक यूज हुआ है, वो है L। अब ये देखो फाई समानुपाती है I का, ये तो पहले से पता है कि फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा प्रेरित धारा उतनी अधिक बनेगी। अब इसमें हम फाई और स्थिरांक देते हैं L। अब होता है L बराबर फाई बटे I, इसको कहते हैं प्रेरण गुणांक, प्रेरण स्वप्रेरण गुणांक। ये स्वप्रेरण सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ, इसको लिखा है, इसकी परिभाषा में बताएंगे, इसका वैल्यू बताएंगे। अभी ये दो क्रियाएं सामने आई ना, अब इसमें जरा अन्योन्य के बारे में जान लो। अन्योन्य के बारे में है कि यहां से यहां हम एक रियोस्टर लिखें। रियोस्टर का मतलब है जहां हम करंट को बदलेंगे, जहां हम करंट को बदलेंगे, चेंज करेंगे। और यहाँ स्विच है, यहाँ सेल है, ये चालक तार है। चालक तार को भी क्वाइल कर देते हैं। ये फर्स्ट क्वाइल हुआ, ये क्या हो गया क्वाइल ए। और इसके बगल में रखते हैं दूसरा क्वाइल, दूसरा क्वाइल। याद रखो, थोड़ा आश्चर्य वाली बात है, बिल्कुल अलग नहीं है। ये क्वाइल ए है और ये क्वाइल बी है। स्विच देने यहाँ करंट बहेगा इसमें, अब बल्ब चलेगा, ये है ना, बल्ब चलेगा। प्रेरणा देने वाले मंच पर से भाषण दे रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, प्रवचन देने वाले, और श्रोता के दिमाग का बल्ब जल रहा है नहीं? तो उसी तरह ये जो है वो प्रेरणा देने वाला है, श्रोता है, उसका बल्ब ये अब इसमें देखना ये है कि इसमें क्या हुआ होगा। जब जिस समय करंट आया ना, उस समय इसके पास मैग्नेटिक फील्ड बना। क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड। और करंट जब ऑफ हो गया तो यह मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है ना, अब सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वापस होगा, मिटेगा, तब नहीं अब जल बंद करेगा जलना। तब पहले एक मैग्नेटिक फील्ड भागता है, फिर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भागता है, फिर तीसरा मैग्नेटिक फील्ड भागता है, सब तब तक जलते रहे। इसीलिए ये लाइट बहुत जगह जला हुआ था अभी, अब सब मैग्नेटिक फील्ड भाग गया उसका, इसलिए वो बंद। तो यहाँ जैसे ही हम करंट दिए थे, करंट देने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसके पास आत्म प्रबोधन हो गया और यह ज्ञानी हो गया। अब इसको हम ऑफ कर दिए, पूरी संगति में ले गए, लेकिन ज्ञान धीरे धीरे ना बढ़ेगा। जो आ गया था वो तुरंत कैसे खत्म हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे हटेगा। वही है ये चुंबकीय प्रेरण की क्रिया, ये धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र इसका हट रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ भी तो मैग्नेटिक फील्ड बना, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बना है ना, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड में था वो रखा हुआ। ये कुछ है नहीं, ये काल्पनिक है, दिखता नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिखता, उस मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड कॉइल रखा हुआ था। हम करंट दिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र बनेगा। लेकिन एक चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है ज्यादा कब, जब हम करंट को चेंज करें। करंट को हम रियोस्टर लगा दिए। रियोस्टर मतलब होता है धारा नियंत्रक है, करंट कंट्रोलर है।
हम यहाँ से इसको कभी यहाँ लगाएंगे, कभी यहाँ लगाएंगे, कभी यहाँ फ्लैक्चुएट करते रहेगा करंट। करंट जितना फ्लैक्चुएट करेगा उतना यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी, और वो चुंबकीय बल रेखा जितनी अधिक बनेगी दूसरे को उतना अधिक प्रेरित करेगा। तो यहाँ प्रेरणा होगी और यहाँ बल जल जाएगा। हम इसको बदलने में यदि हाथ हमारा फास्ट हो जाए तो बल्ब यहाँ ब्राइट ज्यादा होगा, ज्यादा चमक से जलेगा। हम यहाँ सुस्त हो जाएंगे तो बल्ब वहाँ सुस्त हो जाएगा। समझ में आया? तो किसी कॉइल में धारा प्रवाहित कराने पर उसके चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए दूसरे कॉइल में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाने की क्रिया को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है? अपने ही कॉइल में अपनी ही धारा के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुई और दूसरे कॉइल में दूसरे कॉइल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, तब ना अन्य प्रेरण। अब इसमें फाई समानुपात आई, यहाँ भी फाई बराबर एम आई या एम बराबर फाई बटे आई। अन्योन्य प्रेरण गुणांक यह स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरकत्व लिखा है किसी दिन अब आगे। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक यह है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, एल से, और ये मात्रक वगैरह भी इसका बताया जाएगा अब दूसरे दिन।